आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है जो इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग जैसी है। जब आप इस घटना के पीछे छिपे मकसद को जानेंगे तो आपका गुस्सा काबू से बाहर हो सकता है, लेकिन साथ ही ये कहानी हमें जिंदगी के कुछ ऐसे कड़वे सच और अहम सबक सिखाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को एक होटल ले जाता है। होटल ले जाने के बाद वो उसका मर्डर करता है। हत्या करने के बाद लाश रूम के बेड पर पड़ी थी और अगले 2 दिनों तक वो उसी डेड बॉडी के साथ उसी कमरे में खुद को बंद रखता है। 2 दिन बाद जब लाश से बदबू आनी शुरू होती है, यानी लाश खराब होने लगती है, तो सुबह रूम से निकलता है और गायब हो जाता है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस का भी माथा चकरा गया था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कातिल जो एक होटल के अंदर था, वह भी एक 3 स्टार होटल के, और उसके अंदर मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद लगभग 72 घंटे तक वहीं रहता है। वो कभी भी आसानी से वहां से जा सकता था, जबकि होटल में रहने से वो कभी भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन क्या वजह है कि कत्ल करने के बावजूद भी वो अगले 72 घंटे उसी होटल के कमरे में उसी डेड बॉडी के साथ रुकता है और फिर गायब हो जाता है। और जाता इसलिए है क्योंकि अब उस कमरे में बदबू इतनी ज्यादा थी कि वो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब सवाल था कि आखिर ये लड़का कौन था और अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बेरहमी से क्यों मारा था। आज की सच्ची घटना एक 19 साल की लड़की और एक 21 साल के लड़के की है। दरअसल लड़की असम राज्य की रहने वाली थी। नाम माया गोगोई डेका था। माया की बड़ी बहन बेंगलोर में रहती थी और वहीं किसी कंपनी में जॉब करती थी। इसलिए माया भी 3 साल पहले यानी 2021 में वह भी बेंगलोर आ जाती है और वह अपनी सिस्टर के साथ रहने लगी थी। उनके साथ उनका एक कजन भी रहता था। माया सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थी। वो एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करती थी। फिर बाद में उसने एक एजुकेशनल फर्म कंसल्टेंसी ज्वाइन कर ली, तो वह नौकरी भी करती और सोशल मीडिया का अपना काम भी कर लेती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान केरल का एक लड़का था और उस लड़के का नाम आरव हनोई था। आरव केरल के कुन्नूर का रहने वाला था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसने ग्रेजुएशन किया था और इसके बाद वो भी एक स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करने के लिए 6 महीने पहले बेंगलोर आ गया था। 2 अनजान लोग बेंगलुरु में थे। दोनों कभी मिले नहीं थे, कभी बातें भी नहीं हुई थी और उन दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। लेकिन तकदीर दोनों को बेंगलोर ले आई थी। अब माया क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, तो एक डेटिंग ऐप के जरिए, जो आजकल एक नया फैशन हो चुका है, माया और आरव की मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है तो पता चलता है कि दोनों बेंगलोर में हैं। फिर बातचीत होती है और एक दिन दोनों फिजिकली मिलते हैं। उसके बाद दोनों में दोस्ती गहरी हो जाती है और फिर दोनों को शायद प्यार हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग 6 महीने इनके रिश्तों को बीत गए थे। अभी 23 नवंबर 2024 की बात है। दोपहर 12:31 का वक्त था। आरव और माया दोनों बेंगलोर का ही एक इंदिरानगर इलाका है। उसी इलाके में एक 3 स्टार होटल है जो एक सर्विस अपार्टमेंट है। उसका नाम है द होटल रॉयल लिविंग। तो इसी होटल रॉयल लिविंग में ये दोनों पहुंचते हैं 12:31 पर। मैं टाइम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ये टाइम कैद है और सीसीटीवी कैमरे में ये आप इन दोनों को देख सकते हैं। आरव व्हाइट कैप पहने हुआ है और उसके साथ जो लड़की है उसका नाम माया है। जब ये इस होटल के रिसेप्शन में पहुंचते हैं तो माया को देखकर साफ लग रहा है कि वो मुस्कुरा रही है, मतलब कहीं कोई टेंशन नहीं है। और ये देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों अपनी मर्जी से होटल में आए थे। दोनों के पास एक एक बैग है। इसके बाद माया सोफे पर बैठ जाती है। आरव रिसेप्शन पर जो शख्स आता है उसको डिजिटल तरीके से यानी पेटीएम से 2:33 पर पेमेंट करता है और दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। अब 24 तारीख आ गई थी और उसी दिन इन्हें चेकआउट करना था, क्योंकि रूम को सिर्फ एक दिन के लिए ही बुक किया गया था। 12 बजे तक चेकआउट का टाइम था, इसलिए रिसेप्शन से रूम के लैंडलाइन नंबर पर फोन जाता है और कहा जाता है कि आज आपको चेकआउट करना है। तो आरव फोन उठाता है और कहता है कि हम इवनिंग में चेकआउट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा हम दे देंगे। रिसेप्शन वाले कहते ठीक है। लेकिन जब शाम होती है तो फिर रिसेप्शन से फोन जाता है और फिर आरव कहता है कि एक काम कीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, हम अगले दिन चेकआउट करेंगे।
यानी कि 25 नवंबर को। अब 25 नवंबर की सुबह आ गई। 25 की सुबह में फिर रिसेप्शन से फोन जाता है और कहा जाता है कि क्या आज आप चेकआउट कर रहे हैं? तो आरव कहता है, नहीं, एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए। हम 26 को चेकआउट करेंगे। क्योंकि होटल खाली था, कोई बुकिंग थी नहीं, इसलिए होटल वाले को भी कोई इशू नहीं था। तो 26 तारीख तक की बुकिंग हो गई। अब आरव और माया दोनों 23 नवंबर से उसी होटल में थे। इस दौरान में उन्हीं के रूम के नंबर पर एक पार्सल भी आया था। वो पार्सल भी आरव ने कलेक्ट किया था। लेकिन इस दौरान आरव के अलावा होटल के किसी कर्मचारी ने किसी और को नहीं देखा था, क्योंकि वो ऑनलाइन खाने का भी ऑर्डर करके मंगा लेता था। अब 26 नवंबर की तारीख आ गई थी। 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर होटल के बाहर सीसीटीवी फुटेज में आरव दिखाई देता है। वो वही व्हाइट कैप पहने हुआ है और दोनों हाथ जेब में है और तेजी से होटल से बाहर निकल रहा है। ये जो तस्वीर है उसके निकलने की तस्वीर है। अब वो होटल से बाहर निकल गया। धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदलने लगी। अब क्योंकि 12 बजे चेकआउट का टाइम था, इसलिए करीब 10 बजे रिसेप्शन से फोन गया और एक बार फिर पूछा गया कि क्या आज चेकआउट कर रहे हैं। लेकिन इस बार किसी ने फोन नहीं उठाया। होटल वालों को लगा कि शायद देर से उठेंगे, इसलिए 11 बजे के बाद फिर फोन किया। इस बार भी किसी ने नहीं उठाया। अब क्योंकि इन दोनों ने जब रिसेप्शन पे एंट्री की थी तो मोबाइल नंबर भी था और रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ शख्स था उसने आरव के मोबाइल पर फोन किया। मोबाइल भी स्विच ऑफ था। फिर उन्होंने 1-2 बार और कमरे में फोन मिलाया, लेकिन उठा नहीं। 12 बजने वाला था। फिर एक होटल के स्टाफ को कहा गया कि भाई जाओ रूम में ही पूछ कर आओ, इनका क्या इरादा है। होटल का एक स्टाफ फर्स्ट फ्लोर पर उनके रूम के पास पहुंचता है और डोर बेल बजाता है। थोड़ी देर वेट करता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। तभी वो देखता है कि दरवाजा बंद नहीं है, यानी लॉक नहीं है, खुला हुआ है। होटल का वो स्टाफ दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देता है और जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है, अंदर से एक तेज बदबू आती है। वो स्टाफ घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बदबू है क्या। लेकिन फिर भी अब वो कमरे के अंदर देखता है तो सामने बेड है और जैसे ही बेड पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी चीखें निकल गई थी, क्योंकि बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके जिस्म आधा ब्लैंकेट से ढका हुआ था और ब्लैंकेट खून से तरबतर था। बस वो इतना ही देखता है, क्योंकि इससे ज्यादा देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी और वो चीखते हुए वहां से भागा। बाकी स्टाफ ने उसकी चीख सुनी और देखते ही देखते होटल के सभी कर्मचारी वहां आ गए थे। उन्होंने देखा एक लाश बेड पर पड़ी है। सभी के होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा पुलिस को बताने की जरूरत है और पुलिस को फौरन फोन किया गया। पुलिस अब मौके पर पहुंची और पहली बार पूरी तरह से अंदर कमरे में दाखिल हुई। जब अंदर कमरे में दाखिल हुई तो ये क्राइम सीन की तस्वीर है, उस वक्त की, उस रूम की। ये बेड है। बेड पर एक ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट पर बहुत सारे खून की बूंदें हैं और वहीं पर एक मोबाइल रखा हुआ है। बेड के नीचे एक नायलन की रस्सी पड़ी हुई है और उसी बेड के दाईं तरफ जो फर्श है उस पर भी खून के निशान है। अब जब ये सब कुछ देखकर अंदाज हो गया था कि जो कत्ल हुआ है वो किसी तेज धार हथियार से हुआ है। इसके बाद खैर पुलिस बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मरने वाली कोई और नहीं, वही मुस्कुराती हुई लड़की थी जिसे रिसेप्शन पर आपने देखा था। अब क्योंकि इस कमरे में 2 लोग ठहरे थे, एक का नाम था माया और दूसरा आरव, तो पुलिस ने पहला सवाल यही किया कि भाई इसका पार्टनर कहाँ है। अब होटल वालों ने इधर उधर देखना शुरू किया और उसके मोबाइल पर कॉल किया तो पता चला कि मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा चेक करो और जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो नजर आया कि 8 बजे पर बड़ी तेजी के साथ अपना कैप पहनकर आरव होटल से निकल रहा है और उसके बाद से गायब है। पुलिस वालों ने रिसेप्शन से आरव का नंबर लिया और जब उसके नंबर की CDR निकाली गई तो पुलिस को पता चला कि सुबह 8:30 के आसपास आरव का मोबाइल ऑन था और तब उसने अपने मोबाइल से एक कॉल किया था। कॉल नहीं बल्कि अपने मोबाइल से एक कैब बुक किया था और वो कैब रेलवे स्टेशन तक के लिए था, क्योंकि ऐप में सारा आ जाता है कि कहां से कहां तक के लिए बुक किया गया है। अब उसमें कैब का नंबर भी था और सीसीटीवी कैमरे में वो कैब भी कैद हो गई थी। तो उसके नंबर से कैब वाले को बुलाकर पूछा गया। उसने बताया मैंने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया था। अब वहां तक की कहानी तो थी, उसके आगे वो कहाँ गया होगा कुछ भी पता नहीं था। मोबाइल भी बंद था,
इसके बाद माया का मोबाइल निकाला गया, उसके सीडीआर खंगाले गए। फिर उनके कागजात से पता चला कि माया की एक सिस्टर और कजन यही बेंगलोर में रहते हैं। उनको सूचना दिया गया और जब माया के परिवार वाले आए तो फिर उनसे पूछताछ हुई और जो बातें निकलकर सामने आए वो इस तरह थी कि 6 महीने पहले आरव और माया की दोस्ती हुई थी। माया की सिस्टर को भी इनकी दोस्ती के बारे में पता था, लेकिन उनको इसके अलावा और कुछ मालूम नहीं था। यानी 23 नवंबर को जब ये चेक इन हुआ था और हो सकता है कि 23 नवंबर की रात को ही 12 बजे के बाद उसकी हत्या कर दी गई हो। मतलब होटल में चेक इन करने के कुछ घंटे के बाद ही माया को मार दिया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो पता चला उसके जिस्म पर 10 से ज्यादा चाकू के निशान थे, जिसमें सर से लेकर सीने तक हर जगह चाकू से मारा गया था। जब दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए थे तो ये भी पता चला था कि पिछले 5 महीनों में इन दोनों के बीच हजारों कॉल हुए थे और इन दोनों के बीच हजारों मैसेजेस आदान प्रदान हुए थे। और जब कमरे की तलाशी ली गई थी तो आरव का वो बैग वहीं मिला था जो आते वक्त उसके पास था। पुलिस जांच में लगी थी, वो यह इंतजार कर रही थी कि कब उसका मोबाइल ऑन होगा और उसका लोकेशन पता चलेगा। लेकिन ये 2 सवाल था जिसका हर कोई इसका जवाब जानना चाहता था। पहला ये कि जिस लड़की से उसकी दोस्ती और प्यार था उसे इतनी बेदर्दी से क्यों मारा होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि कत्ल करने के बाद जब वो भाग सकता था तो फिर भी 48 घंटे से ज्यादा लाश के पास रहकर वो क्या करना चाहता था। बेंगलोर पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंज भी था, क्योंकि बेंगलोर में आजकल क्राइम अगेंस्ट विमेन या इस तरह की वारदात बहुत सारी हो रही है। इसलिए ये बेंगलोर के शहर में रहने वाले लोग और वहां की पुलिस हर एक को बेचैन करने वाली घटना थी। तो इस केस की तफ्तीश के लिए बेंगलोर पुलिस ने 3 स्पेशल टीम बनाए। एक टीम का काम ये था कि चूंकि यह लड़का केरल का रहने वाला था तो इसको केरल भेजा जाए, तो एक टीम को केरल भेज दिया गया। दूसरी टीम का काम ये था कि इसके कुछ जानने वाले लोग नॉर्थ कर्नाटक में कहीं रहते हैं और यह नॉर्थ कर्नाटक की तरफ जा सकता है, तो दूसरी टीम को नॉर्थ कर्नाटक की तरफ भेजा गया। अब बची तीसरी टीम, तो उसकी जिम्मेदारी यह थी कि तुम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करो। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मतलब कि उसके बैंक अकाउंट है तो कहीं उसने पैसे तो नहीं निकाले हैं, और उसका मोबाइल कहाँ एक्टिव है, लोकेशन क्या है। तो ये 3 टीमें अब काम पर लग गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि 26 नवंबर के बाद से उसका फोन बंद ही आ रहा था। इत्तेफाक से 28 नवंबर को उसने मोबाइल ऑन किया, और जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो फिर उसके जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स थे, जो उसके मूवमेंट थे, वो पुलिस को पता चल गया। पता ये चला कि बेंगलुरु से 26 नवंबर की सुबह जब वो निकला तो रेलवे स्टेशन तो गया और वहां से उसने एक ट्रेन पकड़ी। सबसे पहले वो उस ट्रेन से रायचूर पहुंचा। वहां जाने के बाद फिर उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी और वो पहुंचा यूपी और फिर एमपी पहुंचा। एमपी से एक बार फिर से यूपी आया और यूपी में कई शहरों से होते हुए आखिर में बनारस पहुंचा, यानी कि वाराणसी। अब ये लोकेशन जैसे ही पता चली तो पुलिस की टीम को डाइवर्ट किया गया। यूपी पुलिस से भी कांटेक्ट किया गया कि इस तरह का एक शख्स है जिसकी हमें तलाश है, लेकिन इससे पहले कि बनारस पुलिस कोई एक्शन ले, आरव अचानक वाराणसी भी छोड़ देता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसका मोबाइल चालू था और उसका लोकेशन पुलिस को बराबर मिल रहा था, कि तभी उसके मूवमेंट से यह पता चला कि वो वाराणसी से वापस उसी कर्नाटक की तरफ आ रहा है जहां पर उसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया था। ये बड़ा परेशान करने वाली बात थी कि कातिल कत्ल करने के बाद लगभग अब तक 3500 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। उसके बाद बेंगलोर की पुलिस उसको फॉलो करती है और आखिरकार गौड़ा एयरपोर्ट से पहले पुलिस आरव को पकड़ लेती है। ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और जो कहानी सामने आई थी वो कुछ इस प्रकार थी। दरअसल आरव हनोई केरल का रहने वाला था। उसकी पूरी जिंदगी और बचपन बड़ी मुसीबतों में बीता था। वजह ये थी कि बचपन में ही, यानी जब वो पैदा हुआ था, उसके बाद उसके माँ और बाप दोनों अलग हो गए थे। दोनों में डिवोर्स हो गया था। जब डिवोर्स हुआ तो आरव अपनी माँ के साथ रहने लगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी की तो दूसरा बाप आया। वो ठीक ठाक से आरव का ख्याल नहीं रखता था और धीरे धीरे वो आरव की माँ का भी ख्याल नहीं रखने लगा, तो ये शादी भी टिकी नहीं। इसके बाद माँ और उसके दूसरे बाप का भी डिवोर्स हो गया और माँ बेटे अकेले रहने लगे।
अब लगा कि चलो अब से जिंदगी पटरी पर वापस लौटेगी। लेकिन तभी फिर आरव की माँ ने तीसरी शादी कर ली, और जब माँ ने तीसरी शादी की तो अब आरव को लगा कि अब माँ के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अब कुछ बड़ा भी हो चुका था। संयोग से उसके जो दादा थे, जहाँ पर उसकी माँ की पहली शादी हुई थी, वो आर्मी में थे और उन्हें भी पता था कि उनकी बहू ने तीसरी शादी कर ली है और आरव तो उनका ही पोता है। इसलिए उन्होंने आरव को अपने पास बुला लिया। माँ ने भी खुशी खुशी आरव को सौंप दिया। अब आरव अपने दादा के साथ रहने लगा था, लेकिन ये जो फैमिली प्रॉब्लम थी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हावी थी। बड़ा अकेला महसूस करता था। इसके बाद वो वहीं से बीबीए में ग्रेजुएशन करने लगा, लेकिन कई पेपर में वो फेल हो गया, तो बीबीए क्लियर नहीं हो पाया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। अब तक इसकी उम्र 20 साल की हो गई थी। इसी दौरान लगभग मार्च के महीने में एक रोज जो एक डेटिंग ऐप था वो उस पर मौजूद था, और उसी पर उसकी मुलाकात माया से होती है, जो असम की रहने वाली थी। तो ऐप के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत होने लगी, मैसेंजर और बाकी के जरिए। अब वह केरल में, ये बेंगलुरु में, उन दोनों के बीच फासला काफी था। फिर इसको मिलने की ख्वाहिश हुई। उसने कहा कि मैं बेंगलोर आता हूँ। उसने कहा तुम आ जाओ, यहीं पर कुछ करते हैं। फिर यह बेंगलुरु पहुंच गया। करीब 6 महीने पहले बेंगलोर आने के बाद माया ने ही एक कंपनी में उसकी इंटर्नशिप करा दी थी, और 20,000 रुपए पर मंथ इंटर्नशिप उसको मिलने लगी। अब ये बेंगलोर आ तो गया था, लेकिन बेंगलोर में उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, सिवाय एक माया के। अब वो इंटर्नशिप कर रहा था, तो थोड़े दिनों बाद उसने माया से कहा कि जब हम एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, तो क्यों न लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दे। लेकिन माया लिव इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत सारी खबरें देखी थी और वो इस रिलेशन में अपने आप को अनसेफ फील कर रही थी। और दूसरी वजह ये भी थी कि उसकी एक सिस्टर थी जिसके साथ वो बेंगलोर में एक अपार्टमेंट शेयर करती थी। एक कजन भी थी, तो ये तीनों एक साथ रहते थे। और उन दोनों को छोड़कर, जिसके साथ अभी कुछ महीने की दोस्ती है, वह भी एक डेटिंग ऐप के माध्यम से। इसलिए उसे लगा कि उसके साथ लिव इन में नहीं रहना चाहिए, तो उसने साफ मना कर दिया था। ये बात आरव को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसे लगा था कि इस पर मेरा पूरा हक है, और इसकी वजह से, इसके प्यार की वजह से मैं केरल से सब कुछ छोड़कर बेंगलोर आ गया हूँ। लेकिन ये साथ रहने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं भी यहाँ हूँ तो साथ ही में रहेंगे। इतना होने के बाद भी उनके रिश्ते कायम रहे, बातचीत चलती रही। लेकिन बेंगलोर आने के बाद आरव ने देखा था कि चूंकि माया असम की थी और वहाँ असम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग थे जिनके साथ वो लोग क्लोज थे, तो अक्सर वो उन लोगों से मिला करती और बहुत ही ओपनली मिलती। ये बात आरव को बड़ी बुरी लगती। उसे लगता इसके बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत ही करीब से मिलती है, और इधर आरव की प्रॉब्लम ये थी कि वो केरल छोड़कर बेंगलोर आया और वो यहाँ भी तन्हा है। ना कोई दोस्त है, ना साथी, ना किसी को जानता है। ले देकर एक माया थी, लेकिन माया के इर्द गिर्द दोस्तों की भीड़, और यहीं से उसे एक शक और जलन दोनों शुरू हो गया। लेकिन उन दोनों में कभी झगड़ा भी होता तो भी कुछ समय बाद फिर से बात बन जाती, और फिर से दोस्ती हो जाती, और फिर झगड़ा होता। ये सिलसिला चलता रहा। इसी के बाद 23 नवंबर को आरव ने पहली बार उसने कहा कि चलो हम लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम एक दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं। माया आरव को नहीं समझ पाए। उसे नहीं पता था कि इस आरव नाम के दरिंदे के अंदर क्या चल रहा है, और वह मान गई थी। और फिर आरव ने एक सर्विस अपार्टमेंट होटल रॉयल लिविंग में एक कमरा एक दिन के लिए मोबाइल से बुक कर दिया था। और 23 नवंबर को जब यहाँ पहुंचे, तो यहाँ आने के कुछ घंटे बाद आरव ने फिर वही लिव इन रिलेशन वाली बात माया से कही, लेकिन माया ने यहाँ पर भी मना कर दिया। आरव को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया और माया से रिक्वेस्ट किया कि चलो यदि तुम लिव इन रिलेशन में भी नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार वो उसके साथ फिजिकल संबंध बना ले। इस पर माया को गुस्सा आ गया था और उसने आरव को एक तमाचा लगा दिया था। आरव को भी बहुत गुस्सा आया था, फिर भी उसी ने माहौल को शांत किया। माया से माफी भी मांगी थी, जबकि उसका जी तो कर रहा था कि वो अभी इसी समय माया का गला घोट, लेकिन वो माया को काबू कर पाएगा इसका भरोसा नहीं था। इसलिए उसने इस मामले को टालना ही सही समझा। लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई थी और सुबह होने से पहले ही उसने चाकू और नायलॉन की रस्सी का ऑर्डर कर दिया था।
क्योंकि सुबह होने से पहले उसने तय कर लिया था कि अब वो माया को मार देगा, और कैसे मारेगा ये भी प्लान कर लिया था। उसने सोचा था कि दूसरे दिन भी माया को होटल में रुकने के लिए मजबूर कर देगा, और जब अगले दिन रात में वो सो जाएगी तो रस्सी द्वारा उसे बेड से बांध देगा, और फिर सबसे पहले अपनी भूख मिटाएगा, और फिर चाकू से उसकी हत्या कर देगा। जबकि माया इन सब बातों से अनजान थी। कुछ घंटे के बाद ये दोनों चीजें डिलीवर हो गई, और खुद रिसेप्शन पर जाकर आरव ने इसे रिसीव किया था और इस पार्सल को लेकर रूम में चला गया था। अभी सब कुछ ठीक था। अब आरव माया से होटल में एक दिन और रुकने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे अपने मंसूबे को असली जामा पहनाना था। लेकिन माया अब वहां एक भी पल रुकने को राजी नहीं थी। वो आरव को धक्का देकर रूम से बाहर जाने लगी थी। अब आरव ने अपना आपा खो दिया। उसने चाकू से उसके सर पर जोर से वार किया। पहले ही वार में माया जमीन पर गिर गई थी। चाकू सर के किसी ऐसे भाग में लगा था जिससे वो बेहोश हो गई थी। वो चीख भी नहीं पाई थी। आरव नाम का वो दरिंदा उसे खींचकर बिस्तर पे लिटाता है, और पहले तो उसने इसी हालत में उसके साथ दुष्कर्म करने की सोची, लेकिन फिर लगा कि कहीं इसे होश न आ जाए, जबकि उस मासूम के सर से खून बह रहा था। फिर इस दरिंदे के मन में पता नहीं क्या आया कि यह उस पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा, और जब इसे पूरी तरह यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तब जाकर रुका। उसी समय रिसेप्शन से फोन आया था और अगले दिन तक बुकिंग बढ़वा दी थी। कत्ल करने के बाद लाश वही बिस्तर पर पड़ी थी, और ये दरिंदा ऑनलाइन खाना का ऑर्डर करता है और आराम से बैठकर खाता है, और फिर उस लाश के साथ दुष्कर्म किया और बैठकर दिन भर सिगरेट पीता रहा। रात होती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, और फिर रिसेप्शन से फोन आया, लेकिन इसने फिर अगले दिन के लिए बुकिंग बढ़वा दी। क्योंकि बदबू आनी शुरू हो गई थी, इसलिए वो उस रात कुछ नहीं कर पाता, बल्कि बदबू के कारण उसका वहां रहना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो पूरी रात सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा, और सुबह होते ही कैब बुक कराई और फरार हो गया। खैर, पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। आगे देखना है उसे उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराध की क्या सजा मिलती है। वैसे